हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन है। और पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक था अपना वो था एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी ERCP। सीधा पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है। वैसे ERCP लिख देंगे, फुल फॉर्म भी नहीं बताएंगे और आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से PTC लिख देंगे, PTC। तो PTC का मतलब होता है परक्यूटेनस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। अब यहाँ पे जो परक्यूटेनस का मतलब होता है वो होता है क्यूटेनस जो लेयर है उसके ऊपर। क्यूटेनस लेयर मतलब स्किन, है ना। स्किन के ऊपर से अगर आप किसी चीज़ को डाल रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, जैसे कोई नीडल या सुई की मदद से अंदर जा रहे हो किसी ऑर्गन तक, तो उसको परक्यूटेनस बोलते हैं। ठीक है। जैसे परक्यूटेनस नेफ्रोस्टोमी, अगर आपको याद हो, अपन पढ़ रहे थे एंटीग्रेड पाइलोग्राफी में, परक्यूटेनस नेफ्रोस्टोमी पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या कर रहे थे, किडनी के अंदर जो रीनल पेल्विस होता है ना, उस वाले एरिया में अपन ने नीडल डाली थी और नीडल डाल के कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला था, अगर आपको याद है तो। ठीक है ना। वो एंटीग्रेड पाइलोग्राफी का मेथड था, ऐसे ही करना है ना, तभी तो आप यूरिन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में जा पाओगे। उसी टाइप से जो परक्यूटेनस ट्रांसहिपेटिक है, ट्रांसहिपेटिक का मतलब ये समझो कि ये जो है ये हिपेटिक वाली स्ट्रक्चर, हिपेटिक वाली लेयर है, मतलब हिपेटिक मतलब लीवर की लेयर है। और इससे ट्रांसवर्स कौन सा होता है, ऐसे 90 डिग्री पे खड़ा बिल्कुल, उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो जब लीवर की स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप ट्रांसवर्स जाके परक्यूटेनस कोलेंजियोग्राफी करोगे ना, उसको बोलेंगे परक्यूटेनस ट्रांसहिपेटिक कोलेंजियोग्राफी। कोलेंजियोग्राफी का मतलब बताइए आप, किसको पंचर करने वाले हो, ब्लेडर को जाके पंचर करने वाले हो। अब समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा, कि परक्यूटेनस का मतलब है स्किन के थ्रू आप पंचर करके जाओगे, ट्रांसहिपेटिक का मतलब आप जो है उसको उसके अंदर से जाओगे, मतलब हिपेटिक के अंदर लीवर के अंदर से गुजरोगे आप। ठीक है ना, ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं एक टाइप से। और कोलेंजियोग्राफी करके आओगे आप। ठीक है, ब्लेडर की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप नीडल डालोगे, उसमें कॉन्ट्रास्ट डालोगे और कर दोगे प्रोसीजर। ये इसका मतलब होता है PTC का। अब लिखा क्या है उसके बारे में देखते हैं। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन जिसमें कॉन्ट्रास्ट फील्ड इंजेक्शन को डायरेक्टली परक्यूटेनियसली इंजेक्ट करवाया जाएगा इनटू द बाइलियरी डक्ट। भाई जो कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ इंजेक्शन है वो आप सीधे तौर पर डायरेक्टली, सीधे ही परक्यूटेनियसली मतलब स्किन के थ्रू इंसर्ट करोगे, किसमें, बाइलियरी डक्ट के अंदर। ठीक है, ताकि बाइलियरी डक्ट की अबनॉर्मलिटीज़ को विजुलाइज किया जा सके। ठीक है, बाइलियरी डक्ट की जो अबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर में थिन नीडल मतलब पतली सुई है उसको स्किन के थ्रू लीवर में इंसर्ट करके बाइल डक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लीवर के थ्रू जाओगे पतली सी नीडल लेके, है ना, लीवर के थ्रू डालोगे, स्किन में डालोगे, फिर लीवर में जाएगा, लीवर के बाद में बाइल डक्ट में जाएगा। इसको रेडियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और सर्जन एंड एनेस्थेटिक टीम द्वारा किया जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, रेडियोलॉजिस्ट तो रहेगा ही रहेगा आपका, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो इन सब जो पेट वाली दिक्कतें हैं ना हाथ की वगैरह की, उनकी रिलेटेड जो डॉक्टर हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट वो रहेगा। सर्जरी वाला जो सर्जन होता है वो रहेगा। सर्जरी क्यों ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आप नीडल डाल रहे हो, है ना, तो वो नीडल वाला काम है वो सर्जन करता है। और एनेस्थेटिक टीम जो एनेस्थीसिया देगी वो काम करेगा, क्योंकि पेन होगा, दर्द होगा, तो एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है। तो ये सब होंगे इसके अंदर। और किस में कहाँ से नीडल जाएगी, पतली नीडल है ना, क्यों करते हैं, ताकि विजुलाइज किया जा सके एबनॉर्मलिटीज़ को। और परक्यूटेनियसली डायरेक्टली करते हैं कॉन्ट्रास्ट फील्ड जो इंजेक्शन उसको डायरेक्टली। एनाटॉमी जो है देखो इसमें लिखा मैंने सेम बाइलियरी डक्ट सिस्टम, वही बाइलियरी डक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं तो वही लीवर आ जाएगा, फिर गॉल ब्लैडर आ जाएगा, उसके जितने भी डक्ट हैं वो आपकी एनाटॉमी में वो कवर हो जाएंगे। तो एनाटॉमी वही लिखना जो पीछे अपन पढ़ के आए थे। अब इंडिकेशन क्यों करते हैं इस प्रोसीजर को, उसके बारे में बात करते हैं। तो बाइलियरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट आ रखी है, कारण क्या है, ड्यू टू गोल स्टोन्स ना, ड्यू टू गोल स्टोन्स की वजह से अगर रुका पड़ा है, ब्लॉकेज आ रखा, रुकावट आ रखी है बाइलियरी डक्ट के अंदर। अननोन रीजन ऑफ जॉन्डिस, मतलब आपके पी लिया और का पर उसका कारण नहीं पता कर पा रहे कि जॉन्डिस होने का कारण क्या है, तो भी आप PTC करोगे। स्ट्रक्चर इन दी बाइलियरी डक्ट, स्ट्रक्चर का मतलब आपको समझा चुका हूँ मैं, ऐसे पतली हो चुकी है नैरो, है ना, जो वेसल सॉरी डक्ट है वो पतली हो चुकी है। उस कंडीशन में भी अगर ERCP स्टडी फेल हो जाए, या फिर ERCP की स्टडी की वो फैसिलिटी वो अवेलेबल ही नहीं है,
तो ईआरसीपी के अंदर भी अपन डक्ट का ही एग्जामिनेशन करने गए थे, है ना, उसमें साथ में पेनक्रियाज भी आ गया था, और यहाँ पर भी अपन उसी चीज़ डक्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इसीलिए बोला कि ईआरसीपी अगर फेल होगी तो आप पीटीसी कर लो। अब ईआरसीपी अगर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आना, मतलब ब्लॉकेज पड़ी है, वो बंद पड़ी है, किसी वजह से कुछ अटका हो उसके अंदर। तो इसोफेगस के अंदर अपन एंडोस्कोप डाल लेते, याद हो तो, फिर कैथेटर डाल लेते ईआरसीपी के अंदर, है ना। तो ईआरसीपी अगर पॉसिबल नहीं है, कारण क्या है? कारण है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से। तो इतने केसेस के अंदर करेंगे। अगर बाइली डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, कारण है गोल्डस्टोन, अननोन रीजन ऑफ जॉन्डिस है, और स्ट्रिक्चर नैरोइंग हो रखी है बाइल डक्ट की, ईआरसीपी स्टडी फेल होगी, फैसिलिटी नहीं है ईआरसीपी करने की, और ईआरसीपी पॉसिबल नहीं है, कारण इसोफेगस का ऑब्स्ट्रक्शन या स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम ना। तो इतनी कंडीशन के अंदर आप करोगे। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस में नहीं करोगे आप, उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी अगर आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, एसाइटिस, एसाइटिस का मतलब होता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन फ्लूइड इन द एब्डोमेन। जैसे आपकी पेट की ये लेयर है अंदर वाली, है ना, उसके अंदर छोटी आंतर, ये पेट, स्टोमक वगैरह, है ना, ये लीवर वगैरह सब कुछ ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है। पेट के अंदर आपके सारे ऑर्गन हैं, ठीक है। ये आपका एब्डोमेन है, और एब्डोमेन के अंदर ये लीवर है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे पेनक्रियाज है, ठीक है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे बड़ी आंत है, फिर उसके अंदर छोटी आंत की ये स्ट्रक्चर है। अब इन ऑर्गन के ऊपर की लेयर होती है, उसके अंदर अगर कोई फ्लूइड फील हो जाए, है ना, उसके ऊपर कोई फ्लूइड आ जाए, तो उसको बोलते हैं एसाइटिस, है ना। ये कंडीशन ये कहलाती है भाई एबनॉर्मल, मतलब जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए ना फ्लूइड का एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर। अगर ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन के अंदर भी, और लार्ज लीवर ट्यूमर है ना, जो लीवर है आपका यकृत है, उसके अंदर कोई ट्यूमर है, उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। और ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर हो रहा तो भी नहीं करेंगे। पंक्चर साइट पर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है भाई, जहाँ से आपको नीडल डालनी थी, जैसे लीवर वाली एरिया में डालेंगे ना, तो लीवर वाले एरिया में अगर आपका इन्फेक्शन हो रखा है, पंक्चर साइट पर बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीडल जैसे डालोगे तो अंदर का एरिया वहाँ भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इतनी कंडीशन के अंदर आपको नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन है, उसके बाद में सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी कंडीशन है, साइटिस और का है, ब्लड क्लोटिंग है, और लार्ज लीवर ट्यूमर, पंक्चर साइट पर सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है। ओके, इसके बाद में आता है इक्विपमेंट। भाई इक्विपमेंट क्या क्या काम मिलेंगे इसके लिए? तो सेम फ्लूरोस्कोपी तो चाहिए ही सब में। तो फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, शायद मैंने, हाँ उसमें बताया था मैंने, एंटीग्रेड वाले जब कर रहे थे प्रोसीजर, उसमें एक बात बोली थी मैंने कि जब भी आप नीडल का यूज करोगे पंक्चर करने के लिए किसी चीज़ को, तो उसको फ्लूरोस्कोपी अच्छे से नहीं देख पाएगी, उसको अल्ट्रासाउंड मशीन सही से देख पाएगी। तो जिस भी प्रोसीजर में आपको लगे कि यहाँ पे नीडल यूज़ करी जाएगी, वहाँ पे आप बोल देना कि अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन इक्विपमेंट में काम में लेंगे। नीचे चिब्बा नीडल 22 गेज की, ठीक है, चिब्बा नीडल का यूज़ करेंगे पंक्चर करने के लिए। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो सकता है, नॉन आयनिक लेंगे। आईवी सेट हो सकता है ना, इंट्रावीनस सेट जो होता है, जो कि ड्रिप वगैरह हो सकते हैं, या फिर हैंड इंजेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैथेटर होगा, ठीक है, गोज़ो होगा, स्टेराइल टावल होगा, सिरिंजेज होगा, एनेस्थेटिक जेली स्प्रे हो सकता है, लोकल एनेस्थीसिया, इतनी चीज़ें काम में लाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है आपकी, एक तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन और चिब्बा नीडल 22 के। चिब्बा नीडल लिख दोगे तो समझ आ जाएगा कि प्रोसीजर में क्या कहना चाह रहा है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है और ग्लव्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें और काम में लेंगे। अब अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि जितने भी बाइल डिटेक्ट वाले प्रोसीजर चल रहे हैं, है ना, अपन पढ़ चुके हैं अब तक, उनके अंदर प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन भी लिखा है सबके अंदर। और कौन करेगा उसको, ध्यान देखेगा कौन? रेडियोलॉजिस्ट देखेगा प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन को, जिसमें कि ब्लड यूरिया, ब्लड सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड शुगर लेवल, 3 तो ये ब्लड से रिलेटेड है। फिर एब्डोमेन का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, 2 एक्सरे आगे, प्रीवियस कोलेंजियोग्राफी रिपोर्ट, जैसे ईआरसीपी हो रखी है, ओरल हो रखा है, टी ट्यूब वाला हो रखा है, या फिर जो भी हो रखा है ना, वो सब देख सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी अगर रिपोर्ट है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लीवर से रिलेटेड स्टडी, इसलिए उसकी स्टडी करना ज़रूरी है। टोटल ब्लड काउंट कितना है, ब्लीडिंग टाइम कितना, और क्लोटिंग टाइम कितना, है ना, अगर पंक्चर हो भी जाता है तो क्लोटिंग टाइम कितना लगेगा। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो रेडियोलॉजिस्ट लेगा। तो मेडिकेशन वगैरह की हिस्ट्री, है ना, प्रीवियस मेडिकेशन हुई है तो उसकी हिस्ट्री भी लेनी है अपने को। पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे?
पेशेंट को बोलेंगे कि वो लो रेसिड्यू डाइट ले 2 दिन पहले एग्जामिनेशन से, और क्लियर लिक्विड ड्रिंक करे जिस दिन एग्जामिनेशन हो रहा है उस दिन। फास्टिंग करवाएंगे 4 से 6 घंटे पहले, है ना। पेशेंट को मिडनाइट के बाद कुछ भी खाने पीने को नहीं बोलेंगे। वुमेन अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन का एग्जाम नहीं करना है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो मेटेलिक ज्वेलरी को, है ना, वो निकाल दे बॉडी से, और पेशेंट को बोलेंगे कि एंटीकोगुलेंट लेना बंद कर दे, है ना, 2 दिन पहले। जो थक्का जमने के विरोधी हैं, जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, उनको लेना बंद करते हैं। जैसे हिपेरिन होता है जो थक्का नहीं जमने देता, तो उसको लेना बंद करवाना। अब प्रोसीजर की बात करेंगे, प्रोसीजर में क्या आएगा। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाएंगे अपन, और उससे रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। कंसेंट उसके साइन करवा लेंगे ताकि परमिशन मिल सके। पेशेंट को बोलेंगे कि वो हॉस्पिटल गाउन पहने, अपने कपड़े निकाल के पेशेंट को फ्लूरोस्कोपी टेबल पर सुपाइन में प्लेस कर देंगे। सुपाइन पोजीशन याद रखना पहले। उसके बाद में इंट्रावेनस लाइन उसकी आर्म में इंसर्ट कर देंगे, और नेसेसरी हो तो सेडेटिव मेडिकेशन दे देंगे ताकि पेशेंट को रिलैक्स करवाया जा सके। उसके बाद में क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा मतलब इंजेक्शन करें, नीडल डालने, इसलिए वाइटल साइन भी चेक करने जरूरी हैं। तो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, एंड अदर वाइटल साइन को चेक किया जाए ड्यूरिंग प्रोसीजर। एंटीबायोटिक दे सकते हैं और एसेंशियल मेडिकेशन दे सकते हैं थ्रू दी आईवी लाइन। जो आईवी लाइन अपन ने लगाई है, आईवी सेट लगाया है, उसके थ्रू अपन मेडिकेशन वगैरह दे सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या कहना चाह रहा देखो कि राइट आर्म को हेड के ओवर प्लेस करना है, समझ रहे हो आप। जो राइट हाथ है आपका पेशेंट का, उसको पेशेंट के सिर के ऊपर रखवा देंगे, ऐसे मोड़ के फोल्ड करवा के, ठीक ऊपर की साइड, ताकि जो नीचे वाला एरिया अपने अंडर आर्म वाला एरिया वो क्या हो जाए, अपने को क्लियरली दिखे, क्योंकि हाथ हट गया है वहाँ से, तो एकदम अपने को देखने में ईजी हो जाएगा। और राइट साइड के रिब वाला एरिया, है ना, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ अंडर आर्म वाला नीचे वाला एरिया, वो रिब एरिया जो है वो क्लीन करना है। किससे? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, है ना, अंडर स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल। तो स्टेराइल प्रोटोकॉल ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आप नीडल डाल रहे हो, है ना, इंसर्ट कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखना पूरा स्टेराइलाइजेशन होना जरूरी है हर चीज़ का, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट बॉडी में। तो राइट आर्म को आपने क्या करवाया, सिर के ऊपर रखवा दिया, और सिर के ऊपर रखवाने के बाद में आपने जो राइट साइड के रिब वाले एरिया है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ कर दिया। उसके बाद में देखो क्या करेगा, उसके बाद में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा मिनिमम इन्वेजिव डिस्टेंस। मिनिमम इन्वेजिव डिस्टेंस का मतलब ये है कि ज़्यादा कम से कम आक्रामक, मतलब जहाँ से पेशेंट को ट्रॉमा कम से कम हो। मतलब एक लोकेशन है जहाँ पे खून ज़्यादा आ सकता है, और एक लोकेशन है जहाँ से बिल्कुल भी खून नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आके, और उसके बाद में आप आराम से प्रोसीजर को आगे निडल वगैरह डाल दोगे आराम से। तो वो 2 जगह पे है ना। एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे मसल ज़्यादा हो, है ना, वहाँ पे अगर आप पंचर करोगे, वहाँ से जाओगे, भाई मसल के थ्रू जाओगे तो मसल में ब्लड की सप्लाई भयंकर होती है, तो वहाँ से खून ज़्यादा निकलेगा। और एक जहाँ पे मसल नहीं है, नॉर्मल स्किन है, उसके थ्रू जाओगे, तो इसको बोलते हैं मिनिमम इन्वेजिव, मतलब कम से कम खून वगैरह या फिर ट्रॉमा वगैरह वाली जो डिस्टेंस है ना, वो इसको चूज़ करेगा। एक्सेस अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी गाइड। अल्ट्रासोनोग्राफी गाइड की हेल्प से ये काम करेगा रेडियोलॉजिस्ट, है ना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। इंसर्शन साइट पर लोकल एनेस्थीसिया लगाएगा। अब जो आपने ढूंढ ली साइट कि भाई मैं यहाँ से नीडल डालने वाला हूँ, पंचर यहाँ से करूँगा, उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया दोगे। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे, है ना, पूरी बॉडी में नहीं एनेस्थीसिया देना, एक जगह पे देना जहाँ पे आपको पंक्चर करना, वहाँ पे एनेस्थीसिया दोगे। मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट जो होती है वो इंटरकोस्टल रिब एरिया स्पेस, जो कि लंग के कोडेड साइड में होगा, एट मिड एक्सिलरी लाइन। जो लंग का कोडल साइड होता है, एक तो क्रेनियल साइड होता है ऊपर की साइड में, और कोडल मतलब नीचे की साइड में। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी इसका। इंटरकोस्टल रिब एरिया का मतलब समझते हो? जो आपकी जो रिब्स हैं उसके बीच का एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल रिब एरिया। अभी चलते हैं इसका डायग्राम, नीचे चल के आते हैं एक बार। ये देखो आप यहाँ पे, ये इस हिसाब से इसके अंदर ये नीडल है, ये नीडल है देखो, और ये नीडल को यहाँ पे डालना है ना, जो कॉमन हिपेटिक डक्ट उसके अंदर डालना है। इसके अंदर एक ही डायग्राम है, जो रिब वाला डायग्राम है ना, वो स्प्लेनोपोर्टोवेनोग्राफी के अंदर है वहाँ पे। तो मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया ना। तो ये देखो, अरे यार, जैसे